अगर आज आप तेहरान की सड़कों पर निकलें तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होगी। पर ये वो तूफान से पहले वाली शांति नहीं है, ये एक डरावनी बेचैनी करने वाली खामोशी है। बिल्कुल। पिछले 48 घंटों से पूरा ईरान एक तरह के डिजिटल ब्लैकआउट में है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। और जब भी कोई सरकार ऐसा करती है तो इसका मतलब एक ही होता है कि वो कुछ छिपा रही है। हाँ, कि वो कुछ ऐसा कर रही है जो नहीं चाहती कि दुनिया देखे। आज हम इसी अंधेरे की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने अब्दुल्ला मंसूर का एक लेख है, तेहरान का अंधेरा जी। और हमारा मकसद ये समझना है कि जनवरी 2026 में ईरान जिस दौराहे पर खड़ा है वो कितना खतरनाक है। ऐसा लगता है कि देश मतलब दो पार्टों के बीच पिस रहा है। एक तरफ अपनी सरकार, हाँ, एक तरफ उसकी अपनी दमनकारी सरकार और दूसरी तरफ वो विदेशी ताकतें जो इस संकट का फायदा उठाना चाहती हैं। और ये संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा आंकड़ों से लगता है। 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। 500 से ज्यादा, हाँ। और 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरे परिवार हैं जो उजड़ गए हैं। लेख में साफ लिखा है कि ये अब कोई आम विरोध प्रदर्शन नहीं रहा। ये गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा एक देश है। बाप रे। और यहीं पर एक बहुत बड़ी और तकलीफदेह दुविधा सामने आती है। बहुत से ईरानी जो अपनी सरकार से, उसकी नीतियों से सख्त नफरत करते हैं, वो भी आज डरे हुए हैं। किस बात से? उन्हें डर है कि अगर सरकार गिर गई तो अमेरिका और इजराइल के हस्तक्षेप से उनका देश अगला इराक या लीबिया या सीरिया बन जाएगा। अच्छा, तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। बिल्कुल, ये एक भयानक चुनाव है। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। मुझे 2022 का वो महसा अमीनी वाला विरोध याद आ रहा है। वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, है ना? हाँ बिल्कुल, जो हिजाब और व्यक्तिगत आजादी के सवाल पर शुरू हुआ था। तो क्या ये उसी का अगला हिस्सा है या इस बार मामला कुछ और ही है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और लेख के मुताबिक दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। 2022 का विरोध वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक आजादी की लड़ाई थी। उसमें ज्यादातर शहरी मतलब मिडिल क्लास और बुद्धिजीवी शामिल थे। ठीक है। लेकिन 2026 का ये विद्रोह, जैसा कि लेखक इसे कहते हैं, पेट की भूख का विद्रोह है। पेट की भूख का विद्रोह? हाँ, ये पूरी तरह से एक आर्थिक बगावत है जो गरीबी और भुखमरी की आग में जल रही है। ये सुनने में ही बहुत बहुत ताकतवर लगता है। लेख में कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं शायद। हाँ, दिए हैं, जो इस आर्थिक संकट की भयावहता को दिखाते हैं। पिछले सिर्फ 6 महीनों में ईरानी मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले 60% गिर गई है। 60%। सोचिए जरा। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर किसी के पास जून में बैंक में 1 लाख रियाल थे तो आज उनकी कीमत सिर्फ 40,000 रह गई है। हाँ, तो एक तरफ आपकी आमदनी घट रही है और दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। ये एक ऐसा कॉकटेल है जो किसी भी समाज को तोड़ सकता है। मतलब एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों पर बैठा है। हाँ। वहाँ के लोग आज अपने बच्चों का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही तो विडंबना है। इसी बात से मुझे वो राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान वाली बात याद आई। लेख में जिक्र है कि उन्होंने लोगों को $7 की मदद की पेशकश की थी। $7? हाँ, $7। आज के जमाने में $7 में क्या आता है? ये तो मतलब मदद से ज्यादा मजाक लगता है। और लोगों ने इसे मजाक ही समझा, भीख समझकर ठुकरा दिया। ये दिखाता है कि सरकार और जनता के बीच की खाई वो कितनी गहरी हो चुकी है। जब आपके घर में आग लगी हो और कोई आपको 1 कप पानी दे तो ये मदद नहीं बल्कि आपकी बेबसी का तमाशा बनाना है। वो $7 का किस्सा इस बात का प्रतीक बन गया कि हुकूमत को अंदाजा ही नहीं है कि लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक हालात बेहद खराब हैं, ये तो साफ है। सरकार की नीतियां, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, ये सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन लेख का तर्क है कि ये पूरी कहानी नहीं है। लेखक एक बहुत बड़ा इल्जाम वॉशिंगटन पर लगाता है, उसकी मैक्सिमम प्रेशर की नीति पर। हाँ, अधिकतम दबाव। हाँ, अधिकतम दबाव। ये नीति है क्या? ये सिर्फ आम प्रतिबंधों से अलग कैसे है? ये सिर्फ प्रतिबंधों से बहुत आगे की चीज है। लेखक ने इसके लिए एक बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है, आर्थिक नरसंहार। आर्थिक नरसंहार, ये तो बहुत भारी शब्द है। लेकिन इसके पीछे का तर्क समझिए। ये ऐसा है जैसे किसी के हाथ पैर बांधकर उसे गहरे पानी में फेंक दिया जाए। आप उसे सीधे गोली नहीं मार रहे।
लेकिन आप ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जिसमें उसका बचना नामुमकिन हो। बिल्कुल। और ये आर्थिक नरसंहार काम कैसे करता है? मतलब इसके कौन से पहलू हैं जो इसे इतना घातक बनाते हैं? लीक के मुताबिक इसके 2 मुख्य हथियार हैं। पहला, ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर लाने की कोशिश। तेल ईरान की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, सांसें हैं, रीढ़ की हड्डी है। हाँ, देश की 80% कमाई वहीं से आती है। जब आप उस नली को ही बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था का दम घुटना तय है। और दूसरा हथियार और भी ज्यादा क्रूर है। वो है ईरान को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम यानी स्विफ्ट से पूरी तरह काट देना। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ बैंकिंग प्रतिबंधों से दवाएं और अनाज जैसी जरूरी चीजें भी रुक सकती हैं? यही तो सवाल है। क्या मानवीय आधार पर कोई छूट नहीं होती? लेख इस बारे में कुछ बताता है? कागज पर तो छूट होती है। अमेरिका हमेशा कहता है कि दवाएं और खाना प्रतिबंधों के दायरे से बाहर हैं। तो फिर? लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। असलियत यह है कि अगर ईरान को किसी देश से दवाएं खरीदनी भी हैं, तो वो उसकी पेमेंट कैसे करेगा? अच्छा, जब आप बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर हैं, तो पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। तो छूट होने के बावजूद आप व्यापार नहीं कर सकते। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है, और इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत और जिंदगी पर पड़ता है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि तेहरान के बाजार के वो व्यापारी जो 1979 की क्रांति की रीढ़ मानी जाते थे, हाँ, बाजारी जिन्हें कहते हैं, उनका कारोबार ठप हो गया। जो मध्यम वर्ग था वो गरीबी की रेखा से नीचे चला गया। तो एक तरह से ये अमेरिकी रणनीति की एक क्रूर सफलता है, जैसा कि लेखक कहता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी सफलता है जिसे इंसानी तकलीफों और लाशों पर बनाया गया है। जब लोगों की जमा पूंजी रद्दी बन जाए, जब उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी ना हो, तो उनका गुस्सा सड़कों पर फूटना स्वाभाविक है। तो अमेरिका ने बारूद तैयार किया और ईरान की सरकार ने अपनी नाकामी से उसमें चिंगारी लगा दी। तो लेख का तर्क ये है कि ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हाँ, एक पैटर्न है। पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाकर जनता को भूखा मारो, उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ भड़काओ, देश में अफरा तफरी का माहौल बनाओ, और फिर सही मौका देखकर सत्ता बदल दो। ये तो एक जाना पहचाना सा पैटर्न लगता है। हाँ, और लेखक इसे गनबोट डिप्लोमेसी का नया रूप कहता है, यानी तोप के दम पर अपनी बात मनवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि वो ईरान को बचाने आ रहे हैं। और जैसा कि लेख हमें याद दिलाता है, ये कोई नया खेल नहीं है। अमेरिका का इतिहास ऐसी कार्रवाइयों से भरा पड़ा है। बिल्कुल। 1953 में उन्होंने ईरान की ही लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई मुसद्दिक सरकार का तख्ता पलट किया था, शाह को गद्दी पर बिठाने के लिए। हाँ, क्योंकि मुसद्दिक ने तेल का राष्ट्रीयकरण करने की हिम्मत की थी। और ये सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है ना, लैटिन अमेरिका में भी। अरे, लैटिन अमेरिका में तो ये कहानी कई बार दोहराई गई है। हाँ, बिल्कुल। चिली में साल्वाडोर अलेंदे की सरकार को गिराकर पिनोशे जैसे तानाशाह को लाना हो, या हाल के सालों में वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की लगातार कोशिशें, पैटर्न वही रहता है। क्या? लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर किसी देश की संप्रभुता को कुचलना, ताकि उसके प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल या लिथियम पर कब्जा किया जा सके। और इस बार ईरान के खेल में इजराइल की भूमिका भी बहुत अहम बताई गई है। एक मिनट, यहाँ एक चौंकाने वाली बात लेख में लिखी है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कथित तौर पर ट्रंप को अभी हमला करने से रोकने की सलाह दी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मुझे तो लगा था कि वो हमले के सबसे बड़े समर्थक होंगे। ये तो कहानी में एक नया मोड़ है। इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है? यह वाकई दिलचस्प है। लेख के अनुसार नेतन्याहू एक बेस्ट केस सिनेरियो का इंतजार करना चाहते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो? इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि मोसाद को ईरान के अंदर अपने जासूसों और मददगारों का नेटवर्क पूरी तरह से तैयार करने के लिए और वक्त मिल जाए। अच्छा। योजना ये है कि जब अमेरिकी हवाई हमले शुरू हों तो जमीन पर भी उनके लोग मौजूद हों, जो इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा कर सकें। तो मतलब ये सिर्फ एक बाहरी हमला नहीं, यह एक समन्वित अंदर बाहर से किया जाने वाला ऑपरेशन होगा। तो इसका मतलब पश्चिमी ताकतों का असली मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं है, वो सिर्फ मौजूदा हुकूमत को हटाकर किसी और को बिठाना नहीं चाहते। लेखक का तर्क है कि उनका मकसद इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो ईरान को सीरिया की तरह जातीय और धार्मिक आधार पर टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। टुकड़ों में? हाँ, उनकी योजना है कि उत्तर में कुर्द और अजेरी समुदाय अपना इलाका बना लें, दक्षिण में बलोच और अरब अलग हो जाएं। और इससे क्या होगा? इससे केंद्र में एक कमजोर सरकार बचेगी, जो कभी भी एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे खड़ी नहीं हो पाएगी और न ही पश्चिमी हितों को चुनौती दे सकेगी।
ये बांटो और राज करो की वही पुरानी औपनिवेशिक नीति है। यहीं पर लेख पश्चिमी नेताओं के दोहरे मापदंड पर भी एक बहुत तीखा सवाल उठाता है। हाँ, उनके पाखंड पर। बिल्कुल। एक तरफ वो ईरानी प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकारों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही नेता गाजा में हो रही हिंसा का खुला समर्थन करते हैं। इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी भू राजनीति की पोल खोल देता है। लेख में एक बहुत ही चुभने वाली पंक्ति है, क्या ईरानी खून गाजा के खून से अलग है? इसका जवाब कोई भी इंसानियत पसंद व्यक्ति नहीं में ही देगा। लेकिन ताकत की राजनीति में फर्क है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि गाजा में इजराइल को जमीन चाहिए थी और ईरान में अमेरिका को एक ऐसी कठपुतली सरकार चाहिए जो उसके इशारों पर नाचे। ये दोहरा रवैया साफ करता है कि मकसद लोकतंत्र या मानवाधिकार नहीं, बल्कि अपने भू राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधना है। और इस सब के बीच जमीन पर क्या हो रहा है? लेख के मुताबिक सरकार प्रदर्शनकारियों को सशस्त्र आतंकवादी बता रही है। हाँ, और मस्जिदों और इमाम बाड़ों को जलाया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? क्या ये, जैसा सरकार दावा करती है, विदेशी एजेंटों का काम है या ये लोगों का गुस्सा है जो अब किसी भी चीज को नहीं बख्श रहा है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल है। क्या एक आम गुस्से में भरा ईरानी अपनी ही इबादतगाह को आग लगा सकता है? शायद नहीं। तो फिर? लेकिन क्या विदेशी ताकतें अपने एजेंटों के जरिए ऐसा करवा सकती हैं ताकि देश में धार्मिक नफरत फैले और गृह युद्ध भड़के? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। या फिर यह भी हो सकता है कि ये लोगों का वो अंधा गुस्सा है जो अब धार्मिक संस्थानों को भी हुकूमत का हिस्सा मानकर अपना निशाना बना रहा है। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि इस संघर्ष में 109 सुरक्षा कर्मी भी मारे गए हैं। ये सुनना बहुत दुखद है। हाँ, मतलब अपनी ही जनता और अपने ही सिपाही जो शायद एक ही जैसी तंगी से गुजर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये तो किसी भी देश के लिए सबसे बुरा सपना है। हाँ, और यही इस त्रासदी का सबसे भयानक पहलू है। एक तरफ भूखी बेबस जनता है और दूसरी तरफ गरीब सिपाही जिसे शायद सरकार से तनख्वाह भी वक्त पर नहीं मिल रही होगी। और ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ, यह एक ऐसा गृह युद्ध है जिसमें गरीब ही गरीब का दुश्मन बन गया है, जबकि असली मुजरिम कोई और है। यह एक क्लासिक ट्रेजेडी है जहां पीड़ित ही एक दूसरे के हत्यारे बन जाते हैं। लेख में पुराने शाह के बेटे रजा पहलवी का भी जिक्र है। हाँ, जिन्हें पश्चिम एक वैकल्पिक नेता के तौर पर पेश कर रहा है। और प्रदर्शनकारी पुराने शाही झंडे भी लहरा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि ईरानी लोग वो राजशाही वापस चाहते हैं? लेखक का विश्लेषण है कि ऐसा नहीं है। ये राजशाही से प्यार नहीं, बल्कि मौजूदा शासन से नफरत है। हाँ, नफरत की इंतहा है। जब आप किसी चीज से इतनी नफरत करते हैं कि आपको लगता है इसके अलावा कुछ भी चलेगा, तब आप ऐसे प्रतीकों का सहारा लेते हैं। ये शाही झंडा मौजूदा हरे सफेद लाल झंडे के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है। ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत और रजा पहलवी का ये कहना कि वे शहरों पर कब्जा करने आ रहे हैं, ये सब एक सोची समझी प्रतिक्रांति की पटकथा का हिस्सा लगता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरी जटिल स्थिति को समेटना चाहें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक ऐसी त्रासदी पर पहुँचते हैं जहाँ ईरान फंसा हुआ है। हाँ, एक तरफ उसकी अपनी ही भ्रष्ट और जालिम सरकार है और दूसरी तरफ पश्चिमी साम्राज्यवाद है जो एक गिद्ध की तरह देश को नोचने के लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल सही निचोड़ है। और लेख की अंतिम चेतावनी भी यही है। ईरानी अवाम बदलाव चाहती है और ये उनका लोकतांत्रिक हक है, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो बदलाव विदेशी टैंकों पर बैठकर आया तो ईरान की कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब? वो दूसरा लीबिया या सीरिया बन जाएगा, एक ऐसा देश जो दशकों तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। वहां सिर्फ मौत, बर्बादी और अराजकता होगी। लेख के अंत में 3 शर्तें भी बताई गई हैं जो इस पूरे खेल को पूरी तरह से उजागर कर देती हैं। ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक का कहना है कि सच्चाई ये है कि अगर ईरान आज सिर्फ 3 चीजें मान ले तो उसके ऊपर लगे मानवाधिकार उल्लंघन के सारे आरोप रातों रात गायब हो जाएंगे और वो लोकतांत्रिक देश कहलाने लगेगा। और वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, इजराइल को चुनौती देना बंद कर दे। दूसरी, अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे। और तीसरी, सबसे जरूरी, अपने तेल और गैस के विशाल भंडारों पर अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों का नियंत्रण स्वीकार कर ले। अच्छा, अगर ये 3 शर्तें मान ली जाएं, तो पश्चिम की नजर में ईरान की सरकार अचानक से मानवाधिकारों की रक्षक बन जाएगी।
यह लेख ये ईरानी लोगों के सामने एक बेहद मुश्किल चुनाव रखता है और हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी देश के पास एक तरफ अंदर से खोखला कर देने वाला शासन हो और दूसरी तरफ बाहर से निगल जाने वाली ताकत, तो सच्ची संप्रभुता का मतलब क्या रह जाता है? हाँ, क्या इन दो पार्टों के बीच पिसने के अलावा कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है?